बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है कि जो इस वतन अज़ीज़ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जो इस वतन अज़ीज़ को तरक्की याफ्ता ममालिक में की सफ़ में खड़ा देखना चाहते हैं, जो लोग इस वतन अज़ीज़ को खुशहाल देखना चाहते हैं, जो इस वतन अज़ीज़ का वक़ार चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए प्रोग्राम है। और उन लोगों के लिए प्रोग्राम है कि जो ये सारा कुछ चाहते हुए भी इस सियासी मंजरनामे से पूरी तरह से मायूस हो चुके हैं, पूरी तरह से बदज़न हो चुके हैं और उन्हें उम्मीद की अब कोई किरण नज़र नहीं आ रही। वो लोग कि जो अकीदत की हद तक अपनी अपनी पार्टियों से वाबस्तगी रखते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है। वो अगर चाहें तो अभी यहीं पे इस प्रोग्राम को स्टॉप करके आगे निकल जाएं, क्योंकि हम उनका और अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। इस पे ना मुझे एतराज़ होगा और ना मेरे मेहमान को। आज हम बात करेंगे कि नए और पुराने तमाम सियासी खिलाड़ियों को आज़माने के बाद भी अगर हम तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हैं तो इसकी वजूहात क्या हैं, और अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ को बदलना होगा, कैसे बदलना होगा, इसके लिए आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब औरंगज़ेब फ़राई साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। जी जी। नाज़रीन, जब से ये दुनिया मार्ज़ वजूद में आई है तो इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश किए जाते रहे। हरफ़ आखिर कोई भी चीज़ नहीं है। आप जब भी, क्योंकि मैं सिर्फ इस चीज़ को आपके सामने रखता हूँ कि कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें ज़ेर ज़बर की ऊपर नीचे करने की गुंजाइश नहीं है, कंप्लीट किताब है। अलावा अज़ीम हर निज़ाम के अंदर ख़ामियाँ मौजूद हैं, हर निज़ाम के अंदर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। जब भी किसी सिस्टम को आपने चलाना है तो उस सिस्टम के अंदर अगर आपको ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं तो उसे दूर करने का पूरा हक़ आपके पास मौजूद है। फ़राई साहब के पास कुछ ऐसी ही तजावीज़ हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। फ़राई साहब, क्या तजावीज़ हैं आपके पास जब हम पूरी तरह से दोनों नए और पुराने दोनों तरह के सियासतदानों को और दोनों तरह के दावेदारों को हम आजमा चुके हैं और हम नाकाम हैं, कामयाबी कैसे मिलेगी? मुनव्वर साहब, बात यह है कि कुछ दिनों से पाकिस्तान के हालात ऐसे जा रहे हैं जिस पे हर संजीदा आदमी कुछ सोच रहा है। चूँकि हमने इस मुल्क में रहना है, हम इस मुल्क के वासी हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। पाकिस्तान जब से बना है जमहूरियत की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। पाकिस्तान को टोटल जितने नुकसान हुए हैं वो जमहूरियत की वजह से हुए हैं। ठीक है, लफ्ज़ जमहूरियत बुरा नहीं है, लेकिन जमहूरियत को चलाते हैं और जो वोट का तकद्दस है, जो वोट लेते हैं, उसमें नुक्स है। ठीक है। अब असल में हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह आगे जाएंगे। इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, मतलब हमारे प्रेसिडेंट, आज 12 तारीख है मई की 2022 है। ठीक है। आज पाकिस्तान के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ को लिख रहे हैं कि पाकिस्तान तसादम की तरफ जा रहा है। प्रेसिडेंट साहब लिख रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी, खत लिख रहे हैं। अवाम 4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। अब मैं जमहूरियत की आपको बहुत सारी बातें बता के फिर अपने फार्मूले की तरफ आऊँगा। मिसाल के तौर पे अयूब खान से अगर शुरू कर लिया जाए तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मादर मिल्लत कहते थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना पाकिस्तान बनाने में कायदे आज़म के साथ साथ थी। यानी अगर आप कायदे आज़म को कहते हैं कि पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया तो उसमें फातिमा जिन्ना को निकाल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है। उनका पूरा रोल है। पूरा रोल है। जब जमहूरियत के बीच में फातिमा जिन्ना आई तो इसलिए आई कि चूँकि पाकिस्तान में जमहूरियत है, चूँकि मेरे भाई ने पाकिस्तान बनाया तो मैं भी पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ती हूँ। और फिर फातिमा जिन्ना का जो असर हुआ, जो मतलब मेरी उम्र के साथ किया, वो सबके सामने। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे जो लीडर हैं वो कहते हैं जी कि जमहूरियत का ये ऑप्शन है, ये जमहूरियत का ऑप्शन है। मैं जमहूरियत के ऑप्शन की एक मिसाल देता हूँ जो शायद पूरी दुनिया में नहीं होगी। ये जमहूरियत का ऑप्शन है
कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। हाँ, जिन एक मुल्क के 2 टुकड़े लीडरों ने किए हैं जमहूरियत के हुस्न अपने अपने मफाद में, अपने अपने मफाद। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। वरना ये कोई मामूली बात नहीं कि आधा पाकिस्तान टूट जाए। हाँ जी, या कोई मुल्क इसलिए टूट जाए कि वहाँ जमहूरियत के मफादात की जंग लड़ गई। हाँ, और उस पर बात भी नहीं करने दी गई। उस पर बात भी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं उस तफसील में नहीं जाता, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने जमहूरियत की और वहाँ चला गया और जमहूरियत उन्होंने अपना एक बांग्लादेश बना लिया, और जमहूरी लीडर थे वो उन्होंने अपना मुल्क आज़ाद कराया और फिर ये किया फिर वो किया। फिर उसको जब उसको कत्ल किया गया तो 4-6 घंटे लाश उठाने वाला कोई नहीं था। तो ये जमहूरियत का हुस्न है कि जिसने एक मुल्क ईजाद कराया, जिसने अपने मुल्क से गद्दारी की और अलहदा किया मुल्क को, उसकी लाश उठाने वाला कोई नहीं था। ठीक है जी। इधर भी जो हमारे लीडर सारी सूरत सामने है, सामने बिल्कुल सबके सामने। अच्छा, अब ये मैं खौफ बता रहा हूँ जो जमहूरियत के अंदर है। फिर 50 बरस ये चलता रहा। उसके बाद पाकिस्तान 73 के आइन में आ गया कि भाई इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए। ठीक है। आज जो जमहूरियत की शक्ल है, शाम को 40 टीवी चैनल बैठ के जो एंकर या तजिया निगार गुफ्तगू करते हैं, उससे पता लगता है कि ये स्टोरी से बाहर निकलेंगे तो गोली चल रही होगी। हाँ, जिस तरह आपस में लड़ रहे होंगे, बंदे मर रहे होंगे। हो भी रहा है ऐसा। यानी एक मैंने वीडियो देखी कि दोनों दोस्तों में से एक दोस्त ने खान साहब के मुतालिक ये कह दिया कि वो घड़ी चोर है, दूसरे ने उसको कत्ल कर दिया। अच्छा, हम जमहूरियत पे चल ही नहीं सकते। हम जमहूरियत में इंतहा पे चले जाते हैं। ठीक है ना जी। मेरा ख्याल है अमेरिका या दूसरे तीसरे मुल्क जहाँ पे जमहूरियत है, वो हारने जीतने के बाद फिर अपने काम में मगन हो जाते हैं। हम नहीं होते। अब इस वक्त हमारी जमहूरियत का ये हाल है, हमारे हर घर में लड़ाई है, हमारी हर गली में लड़ाई है, हमारे हर बाज़ार में लड़ाई है, हमारे हर मोहल्ले में लड़ाई है, और ऊपर भी लड़ाई है, नीचे भी लड़ाई है, और पाकिस्तान पीछे जा रहा है। अब ये बात सोचने वाली। अच्छा, जमहूरियत का एक और आपको हुस्न बता दूं कि पाकिस्तान में जो 4 मार्शल लॉ लगे हैं, जमहूरियत के हुस्न से लगे हैं। इतनी लड़ाइयाँ हैं इनकी आपस में, इतनी लड़ाइयाँ हैं कि जहाँ भी फौज आई है। अच्छा, फौज का किरदार क्या है? फौज का किरदार ये है कि उसने मुल्क का दिफा करना है, बॉर्डरों पे भी करना है। ठीक है जी, जाहिर है उसने तो सैलाब आ गया तब भी करना है, दलदला आ गया तब भी करना है, अवाम किसी ज़द में आ गई, कोई सुनामी आ गया फिर भी करना है। तो लिहाजा फौज से हर जगह मदद मांगी जाती है। उसके बाद हमारी अदालतें हैं। ठीक है ना जी। मेरे जहन में ये बात पकती रहती है कि कोई ऐसा तरीका वजह हो जाए जिसमें लोगों की लड़ाई कम हो। मैं थोड़ा सा और अपने नाज़रीन को भी और आपको भी आसान कर दूं कि जो सिस्टम हमारा चल रहा है वो बेसिकली है क्या। बड़ा मुख्तसर सा वक्त लूँगा आपका। सिस्टम ये है, आप एग्री करेंगे इससे, कि जब भी इलेक्शन में जाता है कोई भी शख्स, MPA का या MNA का, तो 2 तरह के लोग उसके साथ आते हैं। ये हमारा सिस्टम है, मतलब इससे कोई बंदा डिनाई कर ही नहीं सकता। और इसी से समझ आ जाएगी कि ये जो हम तवक्को लगाते हैं, जो हम उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले हमारे लिए कोई खैर खा होंगे, हमारे लिए कुछ बेहतरी के इकदाम करेंगे, वो कैसे नहीं होते वो मैं सिर्फ बताने लगा हूँ। और उसके अंदर ये होता है कि जब भी MP या MNA के इलेक्शन पे कोई भी कैंडिडेट आता है और अनाउंस करता है, 2 तरह के लोग उसके साथ आते हैं। एक वो होते हैं कि जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर, जो बैनर्स लगाते हैं, जो दावतें करते हैं, जो देगें पकवाते हैं और गली गली में जो ऑफिस खोलते हैं और उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। दूसरा वो गली का गुंडा है, माजरत के साथ, उसमें से 2-4 को अगर आप माइनस करना चाहें तो एहतियातन कर दें। वो गली का गुंडा है कि जो आके नारे लगाता है उस कैंडिडेट के लिए, जो अपनी वाबस्तगी का इजहार करता है कि ये मेरे बहुत क्लोज हैं MPA साहब या MNA साहब, जो उन MPA या MNA के लिए लोगों को घरों से निकालता है, गाड़ियां भरता है, उनके जलसों में लेके आता है, और उसका ऑफिस उस कौंसल में या उस यूनियन कौंसल में या उस छोटे से मोहल्ले के अंदर होता है कि जहाँ का वो डॉन होता है। डॉन होता है, ठीक है। वो सारे डॉन मिलके
जो बदमाश लोग होते हैं वो मिल के लोगों को घरों से निकाल के वोट कास्ट करवाते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं और अपनी वाबस्तगी पक्की करते हैं एमएनए साहब के साथ या एमपीए के साथ। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर है वो पैसा खर्च कर रहा होता है, बैनर्स लगवा रहा होता है, उन गुंडों को पैसे दे रहा होता है ऑफिस चलाने के लिए, जो देंगे पक रही होती हैं, कुर्सियाँ आ रही होती हैं, उसके पैसे वो इन्वेस्टर दे रहा होता है। अब यही साहब या साहिबा जब इलेक्ट होके असेंबली के अंदर चले जाते हैं तो ये दो लोग इनके पीछे होते हैं, इनका पीछा करते हैं। जो इन्वेस्टर है वो अपने बेनिफिट लेता है और जो गुंडा है वो अपने सारे काम जायज़ नाजायज़ उस एमपी और एमएनए से करवाता है। अगर ये दोनों इसके साथ ना हो तो ये इलेक्शन विन नहीं कर सकता, और अगर इनकी बेस पे विन करके आता है तो फिर आप मुझे बताइए कि वो डिलीवर कैसे कर सकता है, वो इंसाफ कैसे कर सकता है, वो लोगों की उम्मीदों पे पूरा कैसे उतर सकता है। तो ये निज़ाम तो टोटली एक जिसको कह लें कि पूरे का पूरा ही इस तरह से दलदल में गंदगी के अंदर जा चुका हुआ है कि इसको अब वहाँ से निकाल के साफ़ सुथरा करके किसी ऐसे शख्स को सामने लेके आना कि जिसका माजी, जिसका हाल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, जो अहलियत रखता हो। फिर दूसरी बात, ये जमहूरियत का हुस्न आपको बता रहा हूँ कि जब मुशर्रफ साहब ने असम्बली में उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट असम्बली होगी और कोई भी शख्स जो है वो असम्बली के अंदर नहीं आ सकता जो ग्रेजुएट ना हो, तो माजरत के साथ कि पूरी ग्रेजुएट असम्बली के अंदर वज़ीर आज़म नहीं मिल रहा था, इस अहलियत का कोई बंदा नहीं मिल रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर जिसको बनाया जाए। 2-3 को आजमाने के बाद फिर शौकत तरीन को बाहर से इलेक्शन लड़वा के असम्बली में लाया गया और वज़ीर आज़म बनाया गया। सो ये मैं सिर्फ नाजरीन को आसान करने के लिए कि ये जमहूरियत है, और इस जमहूरियत के अंदर अगर ये इसी तरह से परवान चढ़ती रही और इसी से हमने उम्मीदें रखी तो फिर हम भूल जाएं कि हम कभी तरक्की की राह पे गामजन होंगे, कभी हम तरक्की याफ्ता लोगों की मुमालिक की सफ में खड़े होंगे। अब आपने जो बात मेरे दिमाग में जो आपके जो माइंड में है वो हमें बताइए कि इससे कैसे जान छूट सकती है, किस तरह से इस मुल्क के अंदर साफ़ सुथरे लोग आ सकते हैं। राहत इंदौरी का एक शेर है जिसका मफहूम है कि आप हर ऐरे गहरे से और हर बदमाश आदमी से ताल्लुक़ रखें, कोई पता नहीं कौन किस वक्त किस सरकार में आ जाए। तो ये तो वही लोग आते हैं। अब नेक लोग, अच्छे लोग, बासफ़ा लोग किस तरह से असम्बलियों तक पहुँचेंगे वो आपके माइंड में जो है वो हमारे पास वो मैं बताता हूँ। थोड़ी सी मैं उम्मीद इसलिए बांध रहा था कि लोग, पहली बात ये कि सियासतदान उठ के कहेंगे अच्छा ये जो बंदा प्रोग्राम कर रहा है देखे ना, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ बात कर रहा है और ये तो 73 के आइन में है कि पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरियत होगी और जमहूरियत ये और वो है और वो और। मैं आपको मनवर साहब एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में जितने लोग वज़ीर आज़म बने हैं वो पाकिस्तान में डीजी बनने के आयल नहीं है। बिल्कुल सही बात। उनको अगर किसी महकमे का डीजी या इंस्पेक्टर बनाने के लिए उनको क्वालिफाई करना पड़े तो वो इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, वो वज़ीर आज़म बन जाते। ठीक है, ये जमहूरियत का नुक्स है बिल्कुल कि वो वज़ीर आज़म, जैसे आपने फरमाया कि उन्होंने कहा जी पढ़े लिखे लोग होंगे असम्बली में। अब असल में ये कि इस जमहूरी निज़ाम से इस तरीके से दूर होना है कि ये मुल्क तरक्की करे, ये 22 करोड़ अवाम तरक्की करे, हाँ। इस मुल्क का कुछ बने। अच्छा, मेरा एक अपना फार्मूला है, मेरे जहन में ये आता है, हो सकता है कि ऊपर वाले लोग कहें ये कैसे मुमकिन है। दुनिया में हर बात पहले नामुमकिन ही नज़र आती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। उसको मुमकिन बनाना पड़ता है। जैसे प्रेसिडेंट साहब लिख रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को कि हालात मुल्क के ख़राब हो रहे हैं, तो प्रेसिडेंट साहब खुद नहीं कर सकते। हाँ, प्रेसिडेंट है मुल्क का, खुद नहीं कर सकते। वो वज़ीर आज़म को नहीं कह सकते, वो कहते हैं वज़ीर आज़म तुम्हारा है ही नहीं। तो जब हम इस लड़ाई में पिछेंगे कि वज़ीर आज़म उनका नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और या फिर आर्मी चीफ की तरफ देख रहे हैं, असल में होना क्या चाहिए, कोई फार्मूला दे। मेरे जहन में क्या फार्मूला आता है, मेरे जहन में ये फार्मूला आता है कि जितने हमारे चीफ हैं, सर्विसेज चीफ, हाई कोर्ट के चीफ, ठीक है, ये सारे लोग बैठे हैं। अब इस मुल्क को बचाना है ना। हाँ, बिल्कुल। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये बात मेरी नोट कर लें और ये प्रोग्राम रिकॉर्ड के लिए रख लें कि इस इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने की पोजीशन में कोई सियासी जमात नहीं होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी के पास 100 सीटें 90 सीटें तो फिर क्या हम कत्लो गारत करेंगे?
फिर तसादम होगा, हम फिर लड़ेंगे, फिर कैसे गवर्नमेंट बनेगी। हाँ। तो जब आने वाले वक्त में इतना बुरा मंजर होगा, ये नामुमकिन है कि आप अगले इलेक्शन में कोई बंदा 150 या 160 सीटें ले ले। हाँ। आज की बात लिख ले, आज की डेट लिख ले। सही। तो जब ये नहीं हो सकता तो फिर कोई नया फार्मूला ढूंढे। ठीक है भाई, नया फार्मूला ये है कि ये जितने चीफ हैं ये बैठे मीटिंग करें, समझे तूफान है, सुनामी है, ये जलदला है, अब ये जो तसादम का दलदला है इसको कैसे रोका जाएगा। मेरे जहन में ये आता है कि आप सारे बैठे और 6-8 आदमी इस 22 करोड़ में से ढूंढे, उनको कहें कि आपने 200 बंदा तलाश करना है, ठीक है जी, पूरे मुल्क में हर मदरसे में चले जाएं, हर यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कितनी 800,000 यूनिवर्सिटी हैं, क्या उनमें से एक एक आदमी नहीं मिलेगा जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, दयानतदार हो, तंबल मिजाज हो, उसमें ये क्वालिटी मौजूद हो कि वो वज़ीर बन सके, वज़ीर आज़म बन सके, और वो 200 लोगों की एक मजलिस शूरा बना दे। हाँ, मतलब कि स्क्रूटनी करके पूरे 22 करोड़ आवाम में से 200 लोगों को ऊपर लेके आया जाए और उसकी मजलिस शूरा बनाई जाए। मजलिस शूरा बना दी। बात यहाँ पर ये होगी, यहाँ ये नहीं खत्म होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक बात करना चाह रहा हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल हो, उनके वो एक चीज कहेंगे कि ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है, लेजिस्लेशन करती है असेंबली, और असेंबली में लेजिस्लेशन होगी तो फिर ऐसा होगा। देखिए जी, ये देखना नजरिया जरूरत जो है, जी, आइन तो आपने बनाया ना। हाँ, अल्लाह ने तो नहीं बनाया। हाँ, वो तो और जब रसूल पाक के ज़माने में लोग जब जैसे हजरत उमर बने, जैसे हजरत उस्मान बने, तो मजलिस शूरा से अप्रूवल ली जाती है। ठीक है, बिल्कुल। तो वो जो 200 लोग चुनना इनका काम है। हाँ। हमारा काम तो नहीं है। 200 लोग जब आप मजलिस शूरा के चुन लेंगे, वो गवर्नमेंट से पे लेंगे। मतलब इसके साथ साथ मैं आवाम को क्लियर भी करता चलूँ कि ये चुनना कोई मुश्किल काम इसलिए नहीं है कि हमारी जो एजेंसीज हैं माशाल्लाह से वो इतनी एक्टिव हैं कि विद इन 5 मिनट्स बुरे से बुरा लोग चुन लेते हैं। विद इन 5 मिनट्स वो किसी भी शख्स का पूरा रिकॉर्ड निकाल के, ठीक है जी। अब ये 200 लोग आ गए आपके पास, ये मजलिस शूरा आ गई, पीछे वो 6, 7, 8, 10 लोग जो हैं वो तलाश करने वाले, या जो खुफिया अदारे हैं वो तलाश करने वाले। अब इसके बाद क्या होगा, ये 200 लोग उन 500 लोगों को तलाश करेंगे जिन्होंने हुकूमत करनी है। ठीक है। अब ये इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है, 22 करोड़ लोगों में से 700 लोग निकालना मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल काम। अब 500 लोग तलाश किए जाएंगे, हर सूबे में से, हर मदरसे में से, हर स्कूल में से, हर यूनिवर्सिटी में से, हर कॉलेज में से, हर ब्यूरोक्रेट में से, हर रिटायर अफसर में से अच्छे लोग मिलेंगे ना जी। मेरी नजर में अच्छे लोग हैं, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल। अच्छा, अब वो 500 लोग तलाश किए जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि सियासतदानों में अच्छे लोग ना हो, जो सियासी पार्टियां हैं उनमें से भी अच्छे लोग निकल आएंगे। तो सियासतदान कहेंगे ना कि आपने जमहूरियत खत्म कर दी, तो मैं उसका जवाब ये दूंगा कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आ जाए भाई। इसके लिए ये स्क्रूटनी, ये लिस्ट है, ये है, इस पे क्वालिफाई आपने सच बोलना है, आपने दयानत करनी है, आपने मुल्क के लिए काम। आप तो हलफ तो उठाते हैं ना, हलफ तो उठाते हैं, लेकिन हलफ पर कुछ नहीं करते। अब 500 लोग तलाश करेंगे आप। 500 लोग जब आपने तलाश कर लिया, अब हुकूमत बनाने के बारी आ गई। जब 500 लोग आप बना लेंगे, तैयार कर लेंगे, और आपको पता होगा ये जो 500 लोग हैं शूरा की पसंद के भी हैं और चीफों के पसंद के भी हैं। अब इनमें से हमने कुरानंदाजी से वजीर आजम सेलेक्ट करना है। हाँ, ये बड़ी बात है कि कुरानंदाजी से। और अच्छा। उसकी यहाँ पर एक और हुसन है जो आपके नजरिए के अंदर है कि जब 500 लोग कुरानंदाजी के जरिए वजीर आजम का इंतखाब होगा, तो जब स्क्रूटनी हो रही होगी, जब उनकी सिलेक्शन हो रही होगी, तो हर एक बंदे के अंदर वो सारे औसाफ देखे जाएंगे कि जो वजीर आजम बनने के कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। तो सारे के सारे 500 इस काबिल होंगे कि जो वजीर आजम की आलियत। अब आप कह रहे हैं जमहूरियत, जिस वक्त आप किसी आदमी की कुरानंदाजी करेंगे वजीर आजम के लिए, आपके पास भी जमहूरियत होगी, अच्छे लोग आपने तलाश किए, और अल्लाह की तरफ से भी जमहूरियत होगी कि अल्लाह ने उसको सेलेक्ट किया, उसकी पर्ची निकली। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी, बिल्कुल सही। उसी में से आप निकालेंगे, उसी में से आप वफाकी वजीर निकालेंगे, उसी में से वजीर आला निकालेंगे, उसी में से ये सूबाई वजीर निकालेंगे। आप फर्ज किया 200 आदमी आपके खर्च हो गए, ठीक है, बाकी बचे 300। हाँ। जो पीछे मजलिस शूरा है वो फिर वो 200 आदमी तलाश करना शुरू कर दे कि वो
वो उन्होंने क्वांटिटी पूरी करनी है। सही है, वो 500 का एक टीम ग्रुप तैयार है, एक टीम है जो तैयार है। और फिर मेरी ये प्रपोजल है कि जो ये लोग सिलेक्ट होंगे ये 3 साल के लिए होंगे। ठीक है, ये 3 साल तो अब मनमानी करेंगे, इनके पास तो अपोजिशन नहीं होगी, नहीं, मजलिस शूरा जो होगी वो अपोजिशन होगी, वो निगरान होगी, वो निगरान होगी, अपोजिशन करेगी। बिल्कुल ठीक। 100 वफाक में रहेंगे, 25-25 चारों सूबों में चले जाएंगे, वो हुकूमतों की कारकर्दगी देखेंगे, वो हुकूमतों को चेक करेंगे। ठीक है जी। इन द मीन टाइम खुदा ना करे कोई वज़ीर आला मर जाता है, वज़ीर आज़म मर जाता है, कोई मर जाता है, उसकी जगह फिर कुरानंदाजी होगी। ठीक है। अब ये जो 500 लोग होंगे ये इस 22 करोड़ लोगों की दयानतदारी की क्रीम होंगे, क्रीम होंगे, मॉडल होंगे, रोल मॉडल होंगे, लोग फॉलो करेंगे। हाँ, अब उनकी तरबियत कैसे होगी कि भाई मातम मोहम्मद आ जाते हैं या कोई आ जाते हैं, जब भी हमारे पाकिस्तान में कोई आता है वो 2 दिन लेक्चर देगा इन 500 लोगों को, और वो जब जैसे वो कासिम शाह करते हैं, वो 500 लोगों को ये कहेंगे कि आप 500 के 500 जैसे आपने फरमाया कि आप वजीर आज़म बनने के आए लोग, ठीक है, आप इस काबिल हो। वो लेक्चर देगा, आप वो आ जाएगा, तैयब अर्दगान साहब आ जाएंगे, वो लेक्चर देंगे। ठीक है जी। या पाकिस्तान का कुछ जाहिर है कि जो भी वो एक निज़ाम बन सकता है, वो बन सकता है, ट्रेनिंग की जाए, वो उनको सिखाएगा कि अगर आप वज़ीर आज़म बने तो आपने ये करना है। ठीक है जी। तो ये एक बेहतरीन तरीका हो जाएगा, इसमें अपोजिशन भी उधर से आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मैं एक निगरान होगा, एक चेक होगा। हाँ, जो उसमें और इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि आने वाले दिनों में ज़ाहिर है जब ये निज़ाम चल पड़ता है तो आने वाले दिनों में हर शख्स ये कोशिश करेगा कि आइंदा सिलेक्शन मेरी हो। अब मैं 500 लोगों में, मैं 500 लोगों के अंदर, और वो क्या होगा, वो होगा शराफत का, दयानत का मुकाबला वो करके उसमें आएगा। वो गाली गलौज का मुकाबला नहीं होगा, गाली गलौज का नहीं होगा, बल्कि आप उनको चोर कहें, अच्छा वो आपको नालायक कहें। यानी आप क्या हो रहा है, यानी आप इस मेरे फार्मूले से इत्तेफाक करें ना करें, और फार्मूला है नहीं इस मुल्क में। हाँ। इसमें जमहूरियत भी बचेगी। अब जमहूरियत कैसे होगी कि इलेक्शन कमीशन कायम रहेगा, इलेक्शन कमीशन बल्दियात में जमहूरियत करेगा, और वो सियासी जमातों के लोग नहीं होंगे, नीचे सारा निजाम जो है जैसे कनाडा। बिल्कुल ठीक बात है। और उसी तरह से नीचे भी बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। अच्छा, जब ऊपर लोग साफ सुथरे होंगे, दयानतदार होंगे, ईमानदार होंगे, चोर उचक्के नहीं होंगे, लफंगे नहीं होंगे, वो कब्जा माफिया नहीं होगा, वो मर्डर नहीं होंगे, तो नीचे ऑटोमेटिकली लोग बेखौफ होंगे और उसी का सिलेक्शन करेंगे, उसी का इंतखाब करेंगे जो अच्छा होगा। सर एक जज बनता है। हाँ। उसको कहते हैं ऑनरेबल। बिल्कुल बिल्कुल। जज को आप कहते हैं ऑनरेबल। जब एक बंदा मेजर जनरल बनता है, ब्रिगेडियर बनता है, वो ऑनरेबल है। बिल्कुल। तो आप क्या 700 बंदे ऑनरेबल इस मुल्क से नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? और ये कोई ऐसा निजाम नहीं है जिसमें कोई हेराफेरी है, कोई ठगी है, कोई धोखा है। अच्छा, एक आदमी फर्ज किया आप 3 साल हुकूमत करके गए हैं, जब आप गए हैं आप दोबारा कुरानंदाजी में नहीं आएंगे, आपके 3 साल पूरे हो गए, आप चले गए। अब आपकी ड्यूटी ये होगी कि वो जो नए लोग आना चाहते हैं उनको लेक्चर देंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। उनको लेक्चर देंगे कि यूं 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 गवर्नमेंट चलाई जा सकती है, यूं मुल्क तरक्की करता है। दूसरी बात यह है कि जब आपका इक़्तिदार खत्म हुआ, ठीक है, 3 साल पूरे हो गए, अब आप स्टेज पे चढ़ के लोगों को गालियां देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपका ताल्लुक ही कोई नहीं, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। अल्लाह ने आपकी ड्यूटी 3 साल के लिए लगाई थी, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। आपने उन लोगों को गालियां नहीं देनी जो पीछे से आ रहे हैं, या उन लोगों को गालियां नहीं देने कि जो आपका रास्ता रोक रहे हैं। आपका कैरेक्टर खत्म। हाँ। आपने अपना रोल प्ले कर लिया, ठीक है जी, और आप चले गए। और आने वाला भी ये नहीं कहेगा कि जी उन्होंने तो खजाना खाली कर दिया, उन्होंने फलाना कर दिया, हाँ, उन्होंने ये कर दिया, वो ये कर गए। अब वो मजलिस शुरा बैठी है, उसको पता है कौन क्या कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि जिसका दोबारा कुरान निकलना है, जिस दूसरे आदमी का, उसको ये पता ही नहीं मेरा कुरान निकलना है। हाँ। उसको ये पता ही नहीं कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। लेकिन बकौल आपके कि हर बंदा इस कंपटीशन में कि मैं एक अच्छा आदमी साबित हूं ताकि मैं 500 लोगों में चला जाऊं, इसमें कोई बुराई नहीं है और इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है ना, इसमें डिक्टेटरशिप है। नहीं, ये तो बहुत ही शानदार है ना। नहीं, इसमें डिक्टेटरशिप है नहीं। इससे आप किसी से आपने हुकूमत नहीं छीनी, ठीक है ना जी। हाँ। आज किसी से आपने हुकूमत नहीं छीनी, कुरानदाजी होती थी। रसूल पाक के वालिद साहब जो थे हजरत अब्दुल्ला, किनका 3 दफा नाम कुरे में निकाला गया। बिल्कुल ठीक। वो कहते थे कि जो आपका सबसे प्यारा है उसको ज़िब्हा कर दे, तो 3 दफा कुरान डाला गया, तो 3 दफा हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला बिफोर मैरिज।
वो हजरत अब्दुल्ला को ज़िबा भी कहते हैं। हाँ, तो 3 दफा निकला, तो चौथी दफा निकला 100 ऊँट। हाँ, तो फिर सारों ने कहा कि हजरत मतलब को कि भाई चले आपका बच्चा बच गया, आप 100 ऊँट अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दें। और कुर्रा कोई बुरी चीज़ नहीं है। अमेरिका में अभी किसी बंदे की 2 अरब रुपए की लॉटरी, पाकिस्तानी 2 अरब रुपए की निकली है। तो फिर जब किसी की लॉटरी निकलती तो आप कहते हैं ये गॉड गिफ्ट है। हाँ। आपने उस आदमी को जो इक़्तिदार देना है वो गॉड गिफ्ट होगा, उस काबिल होगा, उस इंतजार में होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 500 लोग होंगे इनका खर्चा पानी कैसे चलेगा, ये कैसे बैठेंगे। 200 लोगों की भी तनख्वाह होगी, इनकी भी तनख्वाह होगी, और महदूद वजीर होंगे। हर वजीर ये नहीं कि चलो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको वाजे करता चलूँ, अपने नाजरीन को भी, कि जितनी भी तनख्वाह कर दें उनकी तनख्वाह आप 2-2 करोड़ कर दें, हाँ कुछ नहीं होता, तो भी कुछ नहीं होता। क्योंकि ये लोग जितने डाके मारते हैं, ये लोग जितना आवाम को लूटते हैं, जितना मुल्क को लूटते हैं, उसके मुकाबले में तो वो पीनट भी नहीं है। तो अगर उन लोगों को, और ये आवाम तैयार है सर, ये आवाम अगर ये फार्मूला देखें जी कि जी आप एक ही दफ़ा ले लें जितने भी लेने, उसके बाद खुदारा इस कौम का कुछ ख्याल करें। अब मुनव्वर साहब मुझे ये नहीं पता कि ये प्रोग्राम आर्मी चीफ साहब कैसे देखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब कैसे देखेंगे। अच्छा, ये प्रोग्राम वहाँ तक इसलिए पहुँचना चाहिए कि आगे जो आपको 4-6 माह में नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, उसके लिए आपको कोई फार्मूला निकालना है। बिल्कुल निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ये अभी जो भी आपने फार्मूला दिया है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर सारे के सारे लोग मनोन इसको तस्लीम कर लें या मुतफिक हूँ। ये एक हिंट है, इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर आप बहुत सारी तब्दीलियाँ ला सकते हैं, इसको और बेहतर किया जा सकता है, और बेहतर किया जा सकता है, और बेहतर किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल उस निज़ाम से कि जिसके अंदर चोर उचक्के और जिसके अंदर माफियाज हर तरफ छाए हुए हैं, उनसे बहरहाल इस निज़ाम के जरिए। मुनव्वर साहब मेरे जहन में एक बात आती है, इस निज़ाम से मुल्क में नफरत ख़त्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। यानी मैं अगर किसी सियासी जमात से वाबस्ता हूँ, आप किसी से, मेरे घर में लड़ाई होती है, हाँ। मेरे मोहल्ले में लड़ाई होती है, क्या हम 75 साल से ये लड़ाइयाँ आगे भी लड़ते चले जाएंगे और हम कत्लो गारत करते जाएंगे? हमारा कीमती वक्त तो सारा सियासतदानों ने ले लिया, सियासतदानों ने ले लिया। और सियासतदानों ने दिया क्या है हमें? हाँ। हमारा तो वक्त सारा वो ले गए, हमारे बच्चों का वक्त ले गए, हमारे काम करने का वक्त ले गए। जहाँ देखो 4 आदमी बैठे बहस कर रहे, तेरा लीडर ये है, तेरा लीडर ये, लीडर को गोली मारे। हाँ, अपना काम करें, अपना काम करें, माहौल पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करें, ऐसे लीडर निकालें। बिल्कुल सही बात है कि जो कौम की ये लीडर ही थे ना जिन्होंने 4 दफा आर्मी को दावत दी, और इनकी नालायकी की वजह से हुई। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आर्मी नहीं जाना चाहती थी, आर्मी आज भी हमारी हिफाजत और फलाह बहबूद के और मुल्क की दिफा का काम करना चाहती है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, शक ही नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और फिर आप इतने कमजोर हैं, आप प्रेसिडेंट हैं एक जमात की तरफ से, और आप चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं कि इस मुल्क में से दहशतगर्दी को रोकने के लिए और तसादम को रोकने के लिए कार्रवाई करें। जब आप ये कहते हैं तो फिर आप साथ ये भी कहते हैं रिजाइन भी कर दें। हाँ, फिर आप ये भी कहते हैं कि रात को 12 बजे मैं यहाँ पे, अब आप उनको खत लिख रहे हो, फिर ये भी कहते हैं रात को 12 बजे अदालत कैसे खुल गई। अच्छा, अब मैं ये नहीं कहता, मैं किसी सियासी जमात की हमायत नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, कोई सियासी जमात इस काबिल नहीं है, क्योंकि उसकी कोई चेकिंग नहीं है, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसकी कोई डिग्री नहीं है कि किस सियासतदान, कौन सा सियासतदान है जो सच्चा खरा नेक पाक है। वो तो खैर अल्लाह माफ करेगा सर। आप किसी महकमे का छोटा सा अफसर डायरेक्टर लगाने के लिए उसके कितने टेस्ट लेते हैं? हाँ। और आप वजीर आज़म बनाने के लिए कोई टेस्ट नहीं लेते। ये जमहूरी निज़ाम है कि एक वजीर आज़म खड़ा के वो जो स्पीकर होता है उसके सामने घंटों तकरीर करता रहता और स्पीकर सुनता रहता, वजीर आज़म बोल रहे हैं। उसके बाद जब वो चाय पीने के लिए जाते हैं तो एक एप्लीकेशन लाता है, वो यार मेरे को काम है सर वो कर दे। ये कौन कह रहा है? स्पीकर कह रहा है। हाँ। तो वहाँ वो सर। दूसरी बात यह कि अगर इससे बेहतर किसी के पास फार्मूला है तो वो ले आए, खुदा के लिए इस जमहूरियत को ख़त्म करें। हाँ, और खुदा के लिए जो भी करना पड़े जल्दी इस मुल्क को वापस उस जगह पे लेके आए कि जहाँ एक दूसरे का एहसास हो, जहाँ तमीज़ हो, जहाँ अदब हो, जहाँ एक दूसरे की इज्जत हो। ये हम पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, और न जाने
कौन सी सम हर बंदा हर तजिया नगार बैठ के ये कह रहा है कि अब हम खूनी, मतलब ये तजिया कार जितने भी लोग बैठे हैं, जो लोग सामने बिठाते हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा होता है जब लड़ रहे होते हैं आपस में। लड़ रहे होते हैं। तो आपने 5-10 करोड़ लोगों के लिए, और फिर ये जमहूरियत, आखिरी बात कर रहा हूँ, फिर ये जमहूरियत 1,70,00,000 वोट लेने वाला 22 करोड़ पे हुक्मरानी करता है। हाँ, 1,70,00,000 रुपये। और जिस जमहूरियत के अंदर एक PhD का वोट और एक रेडी बान का वोट बनता है, हाँ, वो मोची भी एक वोट डालता है, वो गिनती में होता है, और उस बेचारे का वोट भी गिनती में आता है। ठीक है ना। तो इस जमहूरियत को क्लोज करना चाहिए। Exactly. और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो कुरान दाजी, इसमें भी जमहूरियत है। आपने जमहूरियत रखनी, नीचे रखें नॉन पार्टी। हाँ, आप मतलब आप मेयर बनाएं, आप गैर जमाती गलियों को, गैर जमाती गलियों को के सारे काम कराएं। वो निज़ाम है बल्दियात का, उसको जारी रखें। और ये जो आप 10, 20, 50 अरब रुपया खर्च करते हैं इलेक्शन पे, और उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। औरंगजेब फ्राई साहब, जाहिर है कि जो हमारा फ़र्ज़ था वो हमने पूरा किया, और आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने एक ऐसा नज़रिया, एक फार्मूला कम अज़ कम अगलों तक पहुंचा दिया। अब उसके ऊपर कौन कितना अमल करता है, उसको किस संजीदगी से लिया जाता है, ये अब अमल करने का टाइम है। अब कुछ भी कुछ अमल करने का टाइम है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। नाज़रीन, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक नौमौलूद बच्चा कि उसकी परवरिश आप जिस भी तरह से करना चाहें आप कर सकते हैं, तो ये एक नज़रिया भी बिल्कुल नौमौलूद है। इसके सिर्फ एक हिंट समझिए कि इस तरह से भी इस मुल्क को बचाया जा सकता है, इस तरह से भी इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न किया जा सकता है, इस तरह से भी ये मुल्क पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल बन सकता है। आगे इसके अंदर जो कानूनी पहलू हैं वो आप लोग बेहतर समझते हैं, उनको हर कानून और हर निज़ाम लोगों की फ़लाह और बेहतरी के लिए होता है। जो निज़ाम लोगों की फ़लाह और बेहतरी के लिए नहीं है, उस निज़ाम को ख़त्म कर देने में कोई हरज नहीं है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। जो निज़ाम लोगों की फ़लाह और बेहतरी का ज़िम्मा लेता है उसको राइज होना चाहिए। फ़ैसला आप पर छोड़ते हैं। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।